तो पेश नहीं करूँगा कि बलूचिस्तान की जो तमाम तर सूरत हाल है, आप देख रहे होंगे कि माइंस एंड मिनरल एक्ट आखिर में है, लेकिन इससे पहले मखदूश की अभी जिक्र है, बलूचिस्तान के मखदूश आलात का जिक्र है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान में नस्ल खुशी का भी जिक्र है। फिर उसके बाद मावराए आहीन और मावराए कानून बलूचिस्तान के सियासी, समाजी या इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ख़वातीन और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। फिर ये जो बिजली गिरी है, ये मार्च 2025 में बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल एक्ट की शिकल में पड़ा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि बलूचिस्तान के अंदर ये गुज़िश्ता 20 साल से मखदूश सूरत हाल की बुनियादी वजह क्या है। यहाँ अगर दूध और शहद की नहरें बहती हैं, यहाँ सोने और चांदी के अगर कान हैं, यहाँ पर दुनिया के जिस तरह मुझसे पहले हमारे मजदूर रहनुमाओं ने, लाला ने जिक्र किया कि 95 दुनिया के उन खित्तों में से एक खित्ता है जहाँ पर कोई 95 के करीब मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स मौजूद हैं। फिर ये एक ऐसे बेल्ट पर मौजूद है जहाँ पर मुस्तकबिल करीब में तेल के, गैस के बहुत बड़े वसी ज़खायर हैं, जिनकी मालियत कतर, ईरान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या दुनिया में रशिया से भी ज़्यादा ये बताए जाते हैं। गो कि वो तमाम तर मालूमात के दस्तावेज़ात हम जैसे गरीब सियासी जमातों को, उनके अकाबरीन को या उनके दानिश्वरों को मुयस्सर तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि आप जो हर कदम रखते हैं वो सोने और चांदी की ज़मीन पर रखते हैं। बेशक आपके पाँव में जूता नहीं, लेकिन आपकी सर की कीमत, आपके सर को कलम किया जाएगा ताकि इन माइन और मिनरल्स या मादनियात पर मुकम्मल कब्जा किया जाए। ये माइंस एंड मिनरल एक्ट दरअसल एक मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ ट्रेलर्स गुज़िश्ता 2-3 सालों में माइंस एंड मिनरल एक्ट से पहले आए, फरवरी 2025 में जो इसी मिनरल या माइंस या आपके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 173 का सब सेक्शन 3 है। जिस तरह शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर और उसके जो पर्सनल माइंस ओनर्स के से उसके प्रॉफिट, इकोनॉमी या बेनिफिट से रिलेटेड थे, लेकिन जब सियासी जमातें माइंस की, मिनरल्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की, रेत की, पहाड़ों की, पत्थरों की, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, तो वो पैसे के टर्म में नहीं करते, वो प्रॉफिट की टर्म में नहीं करते, टर्मिनोलॉजी में करते हैं। वो नेशनल रिसोर्सेज की शिकल में, कौमी आकिमियत की शिकल में, कौमी मिल्कियत की सूरत में करते हैं कि सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि इस जमीन में, चाहे वो जेर जमीन है या बरसरे जमीन है या हमारे समंदरों में है, वो कुदरती वसाइल हैं किसके। पहले मिल्कियत का तस्वुर जो है वो क्लियर होना चाहिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरिटी, उसके बाद एक्ट में क्लियरिटी, उसके बाद उससे एक्ट से जो सब्सिडरी लेजिस्लेशन होती है, जिसको रूल्स और रेगुलेशंस कहते हैं, फ्रेम किया जाता है, उन पे हम बाद में बात करेंगे। तो हमारे हमेशा मकसद जो बलूचिस्तान में हमारे अकाबरीन के, हमारी जो सियासी तहरीक के मकासद गुज़िश्ता 70 सालों से हमेशा रहे हैं, वो ये रहे हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब या कहीं पर भी कोई जो कौमें आबाद हैं, खुदावंद तबारक तआला ने अगर मिलियनों साल के बदौलत इन जमीन पे अगर कोई कुदरती वसाइल पैदा किए हैं, तो उन वसाइल की मिल्कियत जो है उन इंसानों की है, उन अक़वाम की है, उन माओ बहनों की है, उन पसमानदा हाल इंसानों की है जो इस खित्ते पर अपने आबा व अजदाद के जोर बाजू पर हमेशा रहे। तो लहजा जो 18वीं तरमीम भी आई, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ ज्यादती सिर्फ माइंस एंड मिनरल एक्ट में नहीं हुई। फरवरी 2025 में डेरा बुक्टी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पूरे बलूचिस्तान में किसी को इसके बारे में बताया नहीं गया। बलूचिस्तान में इतना खून बहा है जितना कच्ची कैनाल से अभी तक पानी नहीं आया है। कच्ची कैनाल से शायद कम मिकदार में पानी आया होगा, लेकिन बलूचिस्तान के इंसानों का खून इस 20-25 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह खून कुछ सियासी मुतालबात की बुनियाद पर गिराया गया है। लोग लापता किए जाते हैं, उनकी हक, शऊर, फहम और सियासी मुतालबात की बुनियाद पर किए जाते हैं। कोई दुकान का झगड़ा, कारोबार का झगड़ा,
कोई पगड़ी का झगड़ा, दस्तार का झगड़ा, मेरी का झगड़ा, मोतबरी का झगड़ा, टकरी का झगड़ा, वडेरे का झगड़ा नहीं है। बलोचिस्तान में जितना खून गिरा है वो इसलिए गिरा है। जब बलोचिस्तान से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी 2004 में तश्कील पाई, जिसमें नवाब अकबर खान बुगटी की रजामंदी, 4 जमाती बलोच इत्तेहाद जो उस वक्त था उसकी रजामंदी शामिल थी, उसमें यह था कि सारा झगड़ा यह था कि तय यह करना है कि कुदरती वसाइल पर अक्के आखिमियत और अक्के मिल्कियत किसकी है। यह झगड़ा चला। 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी जैसे हमारे सफेद रीश बुजुर्ग की शहादत हुई। बलोचिस्तान में तकरीबन 8 लाख लोग बेघर हुए। इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर्स की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और तो छोड़े पाकिस्तान का अपना इदारा जिसे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ये उसकी भी रिपोर्ट है। तो ये 8 लाख लोग क्यों बेघर हुए? वजह क्या है? नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत की वजह क्या है? बलोचिस्तान में सियासी जमातों को, अख्तर बेगमेल को पिंजरे में बंद करने की वजूहत क्या है? बलोचिस्तान के अंदर नौजवानों के लापता किए जाने की वजूहत क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि यह अक्के मिल्कियत की बहुत बड़ी जद्दोजहद बलोचिस्तान में ताहाल अपने साइल और वसाइल की वो जारी है, जिसको दबाने के लिए और खत्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं। ताकत का, जबर का, सियासी धांधली का, गैर वो गमलों में उगाए हुए लीडरों का। यह सिलसिला इसीलिए जारी है कि इस सारे लोगों में यह कंफ्यूजन पैदा किए जाए कि वो अपनी अक्के मिल्कियत से दस्तबरदार हो गए। फरवरी 2025 में डेरा बुगटी में जो मेला सजाया गया वो बलोचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आईनी, कानूनी और बलोचिस्तान के अक्के मिल्कियत और वसाइल पर सबसे बड़ा डाका था। इस्माइल और मिलर एक्ट से भी बड़ा डाका था। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जब वो बनी 1952-53 में, 55 में जब उससे गैस निकली, 2000 तक, सन 2000 तक बलूचिस्तान को उसका 2% भी नहीं मिलता था। वो गैस पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड उस वक्त एक नौजायद कंपनी थी, जो मेरे ख्याल में शाह साहब की कंपनी से भी बड़ी नहीं होगी जो उसकी हैसियत है। ये बर्मा पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ये उनकी कोई छोटी सी सब्सिडी थी, ऊपर छोड़ के चले गए। आज पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन कंपनी में से, इसलिए कि वो डेरा बुगटी से गरीब बुगटियों का गैस निकाल रहा है। वरना तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने कहीं और जाके कोई तीर नहीं मारा, उसने किसी खला में जाकर कोई सोने और चांदी के कान दरियाफ्त नहीं किए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की इस वक्त जो कैपिटल, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, जो मार्केट वैल्यू है उसकी, उस वक्त 500 अरब रुपए है। 18वीं तरमीम में जब शिक नंबर 172(3) डाला गया, 172 इसके 3 शिक हैं। पहले शिक में यह दर्ज है कि किसी भी सूबे में या वफाक में कोई भी मादनियात, लफ्ज मादनियात लिखा हुआ है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि 172 कोई शिक नंबर सिर्फ 3 नहीं है, इसमें 3 शिकें हैं। 3 जो है वो तेल और गैस से मुतल्लिक है। इसके पहले 2 शिक हैं वो मादनियात से मुतल्लिक है। वो ये है कि 1972 आर्टिकल 172 सेक्शन 1 कि जो मादनियात किसी सूबे में मौजूद हो ये उस सूबे की मिल्कियत है। बात खत्म। कोई लंबी चौड़ी उसके पीछे आगे तमीज नहीं है, उसके पीछे कोई भी और बात शामिल नहीं की गई। उसमें सिर्फ दर्ज है, और ये इसलिए किया गया कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा खूनरेजी हुई, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद हुई, असम्बलियों से इस्तीफे हुए, पिंजरों में जेल के बंद कर दिए गए, बुजुर्ग जो है इस हद तक के माएँ, बच्चे और हमारी खवातीन जो है वो लापता कर दिए गए। नतीजा क्या था कि बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ। 18वीं तरमीम हुई, बेअदबी माफ। 18वीं तरमीम में किसी भी सूबे का कोई किरदार नहीं था मां सिवाय बलूचिस्तान के। और बलूचिस्तान के जो चंद इलाकों में आज तक जो बिजली गिरी हुई है, आसमानी बिजली और जुल्म और जबर के बादल छाए हुए हैं, इन अजला के लोगों के, मासूम और महरूम लोगों की मेहनत की बदौलत 18वीं तरमीम में यह शिक आया। वरना इस्लामाबाद ने जिंदगी भर आपको, मैं तो अपनी जगह में आपको अल्फिया बताऊं कि वो अपना पानी भी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मिसाल भी मैं आगे आपको दूंगा। जो इरसा में जो रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने जो फैसले किए थे, कभी मैं आपको बताऊंगा, वक्त की कमी है। तो ये जब शामिल किया गया, इसके बाद उसका सब सेक्शन 3 आता है। उसमें यह तय किया गया कि तेल और गैस आज के बाद सूबों और वफाक के दरमियान मुश्तरका मिल्कियत हो।
लफ्ज मुश्तरका तो आप जानते हैं, मैं इसीलिए अंग्रेजी में भी उनको पढ़ नहीं रहा हूं, कि वो ज्वाइंट ओनरशिप, यानी अगर कोई कंपनी कोई कहीं से तेल या गैस निकालती है जिस सूबे से, तो 50% आधा सूबे का, आधा वफाक का। क्योंकि 18वीं तरमीम बनी 2010 में, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को 1955 से लेकर 1985 तक 30 साल का लीज दिया गया, एक्सटेंशन दी गई। 30 साल का लीज 1985 में ज़िया-उल-हक के वक्त में खत्म हुआ, तो उसको मजीद 30 साल का लीज दे दिया, कोई समझिया नहीं। उसको बलोचिस्तान में गैस निकालने के लिए मजीद 30 साल की मियाद दी गई, जो 2015 में खत्म होना हो गया। 18वीं तरमीम कब आई? 2010 में। और पीपीएल के साथ, क्योंकि उसमें भी यही बात थी, जिस तरह शाह साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो साबका मुआहदात हुए हैं उन पर असरअंदाज नहीं होगा, चाहे वो आईनी तरमीम हो, कोई एक्ट हो, कोई कानून जब भी बनाते हैं कि जी पुरानी जो मुआहदात हुए हैं उनको आपने छेड़ना नहीं है। तो बलोचिस्तान वालों ने कहा जी ठीक है, हम 5 साल तक आप केस को भी नहीं छोड़ते, 2015 में तो खत्म हो रहा है ना आपका। जब 2015 में खत्म होगा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 50% हिस्सेदारी हमारी होगी, सालाना उसकी आमदन 100 अरब रुपए है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया कि उसकी 500 अरब रुपए है। इस वक्त 1.7 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस उसमें मौजूद है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत इस वक्त 6 से 10 डॉलर पर MCF है, मिलियन क्यूबिक फुट गैस है। आप इसको तक ज़रब दें, इस वक्त जो गैस हबी डेरा बुगटी में मौजूद है उसकी मालियत तकरीबन 70 अरब डॉलर है। मैं गैस की बात कर रहा हूं, जो पीपीएल को हमारे वजीर आला साहब ने, कहना भी पता नहीं, वो डिफेक्टो बंदा कह सकता है, क्योंकि उन्होंने जाके दस्तखत की बलोचिस्तान के किसी एक शख्स से भी पूछा नहीं। 1.7 ट्रिलियन क्यूबिक फुट, 70 अरब रुपए, 7,000 तकरीबन 5 से 5,500 अरब पाकिस्तानी बनते हैं। 5 से 5,500 अरब रुपए की मामूली बात है। ये मैं भी आता हूं कि ये जब उन्होंने देखा कि ये बलोच तो अंधे हैं, ये पश्तून बाबा सारे अपने मजलिसों में मसरूफ हैं, ये एक दूसरे के अभी तक गिरेबान में हाथ डाले हुए हैं। हमने 12 फरवरी का किया, हमने फरवरी में बलोचिस्तान के ऊपर इतना बड़ा डाका डाला, इनमें से किसी को मक्खी और मच्छर तक किसी को नहीं काटा। आए फिर आते हैं फिर माइंस इन मिडल की तरफ। तो ये आपका जो फैसला हुआ, ये शुरुआत था बलोचिस्तान के लोगों के टेस्ट करने का। बदकिस्मती ये है कि बलोचिस्तान के अंदर एक दो अगर पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, जब हमने बोला तो उसके बाद शायद उसके बाद ये बलोचिस्तान के अंदर जो फरवरी मार्च के बाद से बलोचिस्तान में जो तेजी आ रही है जबर में, इसकी बुनियादी वजह यही है कि अब असल में जो है, अब जो ये सारा खेल है जो बलोचिस्तान के वसाइल के वाले था, उसमें तेजी लाई गई। फरवरी 2025 का ये मुआहिदा बलोचिस्तान को ऐसे समझे कि 5,500 अरब रुपए से महरूम करना, उसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है उसके 50% हिस्सेदारी से महरूम करना, उसकी मैनेजमेंट से महरूम करना, मुलाजमतों से महरूम करना। मैं आज फ्लाइट में आ रहा था, डेरा बुगटी का एक आदमी मेरे साथ बैठा था, रो रहा, कहता है सना साहब हमारा तो मुंह काला हो गया। मैंने तो अब तो पूरे बलोचिस्तान का बेअदबी माफ, हम लोगों का यही हाल है। कहता है जो मुआहिदा किया है, जो अभी ये मुआहिदा किया इस पर भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 7 इंजीनियर जो है सालाना भर्ती करते हैं। अंदाजा करें 7 इंजीनियर तो बलोचिस्तान की भूख और प्यास को मिटा सकते हैं डेरा बुगटी। उसके बाद शाह साहब ने जिस तरह बात की कि 2024 में जो समिट हुआ था मिंडल, असल में आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक इदारा बना जिसको कहते हैं SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये एक हाइब्रिड इदारा है। हाइब्रिड मतलब ये है कि इसमें जो है फौज, इसमें जो है पॉलिटिकल, ये ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा जोर है, सूबों की ताकत कमजोर है लेकिन मफाद की ताकत बहुत इसमें मजबूत है। जो SIFC बनी, इसके 5 ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर्स मीन इसके जो उसको ले जाना है जिस रास्ते में, एक ताकि माइंस एंड मिनरल पे बहुत शदीद तरीके से हमने इस सेक्टर में जो है कानून साजी करनी है, इसको सेंट्रल के कंट्रोल में लाना। आप लोगों ने शायद फॉलो नहीं किया है क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल का सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूं, तो मैं हमेशा फॉलो कर रहा था। शायद खाकान अब्बासी हो जो वफाकी वजीर पेट्रोलियम था, या इस्लामाबाद में कोई भी नवाज शरीफ के दौर में हमेशा ये बात करते थे कि 18वीं तरमीम ने हमारा खाना खराब कर दिया और हमने जो है सूबों को बहुत ज्यादा इख्तियारात दे। असल में वो यही चीज थी जो उनको बार बार कही। तो उन्होंने SIFC जब बनाई
SIFC के तहत उन्होंने कहा कि जी इसका एक जो मेन कंपोनेंट होगा वो माइंस एंड मिनरल के मुताबिक होगा, एक एग्रीकल्चर जिसमें ये कैनाल्स बने जिसपे भी सिंधियों ने एहतजाज किया, एक एग्रीकल्चर इस साइड पे ट्रांजिशन जाएगा, एक टूरिज्म, एक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ये 5-6 मेन कंपोनेंट बने, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो एक्टिव उसके जो ड्राइवर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक था एग्रीकल्चर का जिसपे बहुत बड़ा सियासी तनाजा खड़ा हुआ, सिंध ने उस पर एतराज किया, बाकी था माइंस एंड मिनरल्स का। आप मुझे बताएं, बलोचिस्तान पाकिस्तान की वफाक में 70 साल से ज्यादा फायदा ले रहा है या बलोचिस्तान? सिर्फ हाथ खड़ा करके कहें। पंजाब ले रहा है, दिखाएं, ताकि मैं हमेशा वो कहते हैं कि बलोचिस्तान के लोग तो चुप है, कुछ 2013 से 2023 तक, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, कभी अपनी मिसालों में अपनी बातों में दें। शहबाज शरीफ साहब आए, कहते हैं कि जी हमने NFC अवार्ड से बलोचिस्तान को बहुत कुछ किया। 2010 से 2023 तक नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पंजाब को 12,000 अरब रुपए मिले हैं और बलोचिस्तान को 2010 से 2013 से लेकर 2023 तक बलोचिस्तान को 2,300 अरब रुपए मिले। 12,000 अरब ज्यादा है या 2,300 ज्यादा है? 12,000 ज्यादा है। पंजाब का रकबा आपको पता है, हम हमेशा इसका दावा करते हैं, हम कहते हैं एड काउंट नहीं है। सदारत मिंगल साहब हर वक्त एक बात करते थे, जब फ्रंट भी बनी थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि जी बराबरी है तो आप हमारी आबादी के मुताबिक हमसे ले जाए, हम कमाएंगे, हम यहां से गैस निकालेंगे, तेल निकालेंगे। हम क्योंकि उस वक्त हमें कहते थे 90 लाख है, फिर कहते थे 1 करोड़ है, अभी उन्होंने हम कर दिया 1 करोड़ 20 लाख, 70 लाख हमारा जो है CCI के गुज़िश्ता 2023 के इजलास में खत्म कर दिए। वो इस बलोचिस्तान के मेरे ख्याल नस्ल कुशी में पूरा आता है। जरूरी नहीं है कि आपको गर्दन काटे आपको पाकिस्तान के कागजों में 70 लाख लोग आप कैसे खत्म कर दिए कि जो कभी कैसे समझे कभी पैदा ही नहीं हुए, जिनका वजूद ही नहीं है। उसने तो सदारत मिंगल साहब कहते थे फ्रेंड कि जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं तो आप बराबरी की बुनियाद पर जितनी हमारी आबादी है हम इतने हिसाब से आपको डिफेंस का बजट देंगे, आपको जितने भी आपके वसाइल फेडरेशन को जरूरत है हमारी आबादी के मुताबिक ले जाते हैं, हमारे रकबे के मुताबिक। जहां दिल करता है आप कुआं खोदते हैं, गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, पोर्ट बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाते हैं। लेकिन जब देने की बात आते हैं कहते हैं आप लोग तो चंद लोग। तो मैं जो कह रहा था कि 2,300 अरब रुपए बलूचिस्तान को पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10 सालों में पर स्क्वायर किलोमीटर। पंजाब में 5 करोड़ 56 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन याद करें 5 करोड़ 56 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब को 10 सालों में मिले और बलूचिस्तान में 10 सालों में पर स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान को 56 लाख रुपए मिले हैं। सिर्फ 56 लाख। 5 करोड़ 55 लाख ज्यादा है या 55 लाख ज्यादा है? मुझे शायद हिसाब किताब नहीं है, आप बताएं कौन से ज्यादा है? तो ये जो टेक्निकल एक्सप्लॉयटेशन बलूचिस्तान की होती है, इसको जब तक आप लोगों ने, सियासी कारकुनों ने, सियासी जमातों ने, माइंस ओनर्स ने, एग्रीकल्चर्स ने, ट्रेडर्स ने, ताजरों ने नहीं समझा है, हम इस गरीबी के गन चक्कर से, इस शैतानी चक्कर से निकल ही नहीं सकेंगे कभी। तो कहने का मकसद ये है कि अभी जब SIFC ने फिर सोचा कि बलूचिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद, बल्कि तमाम सूबों में 18वीं तरमीम के बाद माइन एंड मिनरल जो है तकरीबन सूबों को गया है, हम इसमें इंक्रोचमेंट कर क्या करें? अगर हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, तरमीम करते हैं, तो इस पे बहुत बड़ा शोशा खड़ा हो जाएगा कि ये 18वीं तरमीम दे दिया फिर वापस ले लिया, शायद कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट अक्रॉस पाकिस्तान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का शुरू। तो क्या करते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट। इसको कहते हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, यानी खामोशी से कब्जा करना, खामोशी से जो है मामलात को दोबारा वापस रिवर्स करना, वापस जो है अपनी तरफ ले आना। तो उन्होंने इसके लिए फिर कहा कि हम फेडरल विंग, जो शाह साहब ने जिक्र किया अपने उसमें, कि जी एक फेडरल विंग पहले से था, इसलिए कि फेडरल टेरिटरी भी है, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, ये फेडरल कैपिटल। तो अगर छोटा सा विंग था, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन इलाकों में फेडरल विंग की थी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा नहीं, फेडरल विंग की किरदार को, रोल को बढ़ाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि माइन मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी बना दी।
उन्होंने पहला खत लिखा बलूचिस्तान। उनको पता है बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की अवाम की हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम की हुकूमत नहीं है। अगर कोई फॉर्म 47 से आता है, सिर्फ वो पैसे नहीं देता, वो बलूचिस्तान के अवाम की माल जान दौलत हक के मिल्कियत को भी सौदा करने से गुरेज नहीं करता है। तो ये बड़ा आसान था कि यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपना डायरेक्टरेट, वहां से जो डीजी था मिन्नत डायरेक्टरेट का, उसने खत भेजा कि बलूचिस्तान में हमें ये जो है, उसने उसको नाम क्या दिया, उसने नाम दे दिया कि जी हम एक किस्म का सिंक्रोनाइज करेंगे, हम चीजों को एक नेशनल फ्रेमवर्क में लाएंगे। जिस तरह शाह साहब ने कहा, ये लफ्ज मैंने बहुत ज्यादा उनसे भी, ब्यूरोक्रेसी से भी सुनी कि जी 2002 में जो कुछ था वो 2025 के जो है तकाजों को पूरा नहीं करता। तो भाई दो कानून इफेक्ट की बात नहीं, वो रेट्रोस्पेक्टिव का मैंने पहले जिक्र किया। ये एक और दलील है कि क्योंकि 2002 का जो बलूचिस्तान का एक्ट है या रेगुलेशंस जो बने थे, वो 2025 की जरूरियात को पूरा नहीं करते। लिहाजा 2025 में एक अपडेटेड सा हमें एक्ट लाना होगा, फिर उसकी रेगुलेशंस बनानी है। ये इंक्रोचमेंट के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसीजर और साफ तरीके होते हैं। जब तक आप चीजों को समझ देंगे नहीं, आपसे ये चीजें जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, लेटर लिख दिया बलूचिस्तान में। बड़ी 2-4 दिन की मीटिंग हुई। मैंने जो शाह साहब वालों का प्रेजेंटेशन था वो मैंने पूरा पढ़ा। अपना काल पाकिस्तान माइंस मिनरल एसोसिएशन का, इनकी सिर्फ एक कंसल्टेशन मेरे ख्याल हुई थी, 2 उन्होंने इस पर इतराज भी किया कि आप लोगों ने प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की है। तो उनके जो सारे तजावीज थे, मैं बिल्कुल वो अपना जो, और शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की जाने से पहले कि हमने इसको अपने माइंस मिनरल्स एसोसिएशन और ट्रेडर्स की बुनियाद पर देखा है, एक कारोबारी नुक्ता नजर से देखा है। हमने इसको आईनी नुक्ता नजर से, हमने इसको कौमी नुक्ता नजर से, हमने इसको तारीखी नुक्ता नजर से नहीं देखा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कौमों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो इसको नेशनल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, रीजनल, एरिया, टेरिटरी और उस कौम की मिल्कियत की बुनियाद पर देखते हैं। तो उसके ऊपर अभी मैं आना चाहूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक्ट भेजा। इस वक्त बलूचिस्तान माले गनीमत है। अगर ये एक्ट इतना ही खूबसूरत एक्ट है, अगर बलूचिस्तान जितने माइंस एंड मिनरल्स नहीं है, लेकिन पंजाब में भी माइंस और मिनरल्स हैं, तो पंजाब की हुकूमत ने क्यों सबसे पहले ये एक्ट जो है वहां पर मंजूर नहीं किया? पता है आपके पास, किसी के पास कोई सोचा होगा, कोई क्रिटिकल थिंकिंग की होगी? सिंध का सदर बैठा हुआ है। सिंध जो है इस वक्त उसके दोनों हाथ पीपल्स पार्टी के कड़ाई में, सर भी कड़ाई में, पैर भी कड़ाई में। पहले कहते थे मैं तो पूरा बदन कड़ाई में है, तेल से में है। लेकिन सिंध में अंदर क्या आपके ख्याल में मिनरल कम है? कोयला निकलता है, बलूचिस्तान से ज्यादा गैस वहां से निकल रही है, मादनियात निकल रहे हैं, लेकिन सिंध में ये एक्ट अभी तक पास नहीं है। देश के डिफरेंसेस भी बता दें। मैं बता दूं। देश डिफरेंसेस भी बता दें। फिर खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 2 जिलों के बराबर है। नौशकी, चागी, खारान, वाशुक, बख्शान डिवीजन 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है और खैबर पख्तूनख्वा 1,02,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। गैरता, हिम्मत की, जो भी कर सकते थे उन्होंने। जब एक्ट मैदान में आया, डट कर आज तक उसका मुकाबला कर रहे हैं और शायद उनकी हुकूमत भी गिरा दी जाए। उसकी बुनियादी वजह भी एक यही होगी कि वहां पर भी शायद इस तरमीम को लाना मकसूद। तो इस वक्त बलूचिस्तान अकलौता सूबा है जिसने ये एक्ट जो है बगैर पढ़े हुए, बगैर समझे हुए, बगैर देखे हुए, बगैर कौमी कंसल्टेशन के, नेशनल मुशावरत के, कौमी मुशावरत होती है इसी मामलात में। ये हमारे तारीखी, हमारे मुस्तकबिल, हमारे आने वाली नस्लों की चीजें हैं। ये कोई किसी का गर्व नहीं है कि वो अब जाके रजिस्ट्री करके किसी को बेच ले या उसके बारे में कोई कानून साजी करे। नहीं, जब आप कौमी हक के मिल्कियत से मुताल्लिक कानून साजी करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर ये लॉ है, ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं, ये ट्रेडिशन है, और आप नेशनल कंसल्टेशन करते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं, सिविल सोसाइटी को बुलाते हैं, शहरों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, कूचों में जाते हैं कि यार ये मादनियात निकल रहा है, इसमें इतनी हिस्सेदारी वफाकी हुकूमत लेना चाहता है। कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, एक दिन में पास कर दिया गया। तमाम पार्टियां अब उसके खिलाफ चली गई हैं कि ड्राफ्ट कुछ और था, दिखाए कुछ और। इसका मतलब ये था कि ये कब्जागिरी की बदसूरत शिकल जो है बलूचिस्तान में, वो माइंस एंड मिनरल एक्ट की सूरत में आया। इससे पहले पीपीएल के साथ मुआहदे की सूरत में आया।
ایک اور چل رہا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی سے سنا نہیں. میں 10-15 دن سے کوئٹہ میں نہیں تھا, لیکن جب دور سے خبروں کو دیکھتا ہوں شاید انسان کو زیادہ نظر آتی ہیں جو نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جنگلات والے کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں بلوچستان میں. پتہ ہے آپ لوگوں کو, کس کو پتہ ہے؟ نہیں ہے پتہ ہے. زیارت والوں کو زیادہ پتہ ہے, ہم خران والوں کو پتہ ہے. مجھے لوگوں نے فون کیا کہ جنگلات کے نام پر کہ بھائی جاؤ جتنی زمین فارغ پڑی ہے اس کو فوراً جنگلات کے نام پر جو ہے الاٹ کروا. اس میں جو لفظ شاہ صاحب نے کہا کہ اسٹریٹجک منرل, اسٹریٹجک لینڈ, میں ابھی اس کا شک وائز آؤں گا, وقت کی کمی ہے ورنہ میں بہت تفصیل میں جاتا. آغا صاحب نے کہا کہ گیس کا ڈفرنس کا بتا دیں. اب میں اس پہ جب یہ موضوع پہ آؤں گا رائلٹی کے ذکر میں پھر بتاؤں گا کہ اس کی امپورٹنس کیسے ہے. دیکھیں اس کے جو سیکشنز ہیں وہ ہے تقریباً پیجز اس کے 169 پیجز ہیں, 132-35 پیجز پہ مشتمل مختلف اس کے وہ ہیں پارٹس ہیں. ہر پارٹ کے الگ سیکشنز ہیں. میں آپ کو کچھ سیکشنز بتاؤں گا, پھر تھوڑی سی محنت آپ خود بھی کر لیں جا کے. اردو میں بھی شاید اویلیبل ہوگا لیکن انگریزی میں یہ بلوچستان پروونشل اسمبلی کے ویب سائٹ پر موجود ہے, ادھر سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لیں. اس کا سیکشن 22, 34, 76, 121 اور 122 یہ براہ راست جو ہیں آئین میں جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. اب میں باقیوں کا بھی آؤں گا کہ وہ ہمارے مالی حقوق, قومی حقوق, تاریخی حقوق سے, لیکن یہ ایسے شک ہیں جو آئین کے اندر آرٹیکل 2 سے شروع ہو کر 4 سے شروع ہو کر 6 سے شروع ہو کر 9 سے شروع ہو کر 19 تک لے جا کر 20 تک لے جا کر یہ تمام آئین ماورائے آئین شک ہیں جو براہ راست آئین کے ساتھ متصادم ہیں, جس میں مشاورت نہیں ہے, جس میں معلومات نہیں ہے, جس میں لوکل لوگوں کی جو ہے وہ انسانی حقوق, ان کے ملکیت کے حقوق کے کسی کی خیالداری نہیں کی گئی. لیکن میں پرٹیکولرلی آتا ہوں جو اس کے سیکشن 3 کا 3, 4, 6 یہ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ. ابھی آتی ہے بات رائلٹی کی, ملکیت کی. سب یہ لائسنسنگ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, لیزنگ کے ساتھ اس کے ڈیل کرتا ہے, ایکسپلوریشن یعنی دریافت کے سلسلے میں کو ڈیل کرتا ہے, اس کی پروڈکشن یعنی ایکسپلوریشن کے بعد, دریافت کے بعد آپ اس کی معدنیات کی پروڈکشن یا پیداوار کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. پھر ریہیبلیٹیشن کی جی کیا کس طرح اس علاقے میں اگر کوئی خرابی ہو, زمین خراب ہو جائے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کیا جائے, انسپیکشن, پھر رائلٹیز کو ڈیل. تو جب اس میں رائلٹیز کی بات آتی ہے پر نیچے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی بنائی گئی, اس میں جو ہے پروونشل ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی پروونسز رائٹس تھے ان کو کسی طریقے سے سلب کر کے ختم کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ جو میفا ہے اس پہ صوبوں کو چھوٹی سی نمائندگی دی گئی ہے. میفا کے ڈائریکٹو پر, میفا کے فراہم کردہ طریقہ کار کے مطابق آپ معاہدہ کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ صوبے اب اپنی مرضی سے نہیں کریں گے. جو فریم ورک ہوگا, معاہدہ نامہ ہوگا, نکاح نامہ ہوگا, کاغذ ہوگا, جو نہیں بناتے ہیں وہ اسٹامپ پیپر, وہ آپ کو تیار بازار سے مل جائے گا, میفا والے دے گا. اس میں صوبہ اپنی مرضی شامل نہیں کرے گا, یہ آپ کو دے گا. آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے معدنیات کے جو ہے لائسنسنگ, رائلٹی, پروڈکشن وغیرہ کا ڈیل کریں گے. اب مسئلہ کہاں آ جائے گا جب رائلٹی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی. اب جس طرح محترم مجھے کہہ رہے تھے کہ رائلٹی کی طرف آئیں, جب 2004 کی ہم کمیٹی میں تھے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ پروگرام شاید پرانے دیکھے نہیں ہوں گے. ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے, بڑی بڑی صرف تقریریں کی ہیں. اس وقت نہیں یہ گوگل ہوا کرتا تھا, نہ چیٹ جی پی ٹی ہوا کرتا تھا, صرف پی این ڈی کی انرجی ڈپارٹمنٹ کی ایک انرجی بک ہوا کرتی تھی جس کو جا کے اس کے ٹول نکالتے تھے. 2003 اور 2004 میں سینٹ میں بیٹھ کے اس کو, اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ بلوچستان سے گیس بہت بڑی مقدار میں نکل رہا, 2000 سے پہلے بلوچستان گیس پیدا کرنے, بلوچستان گیس ابھی تک اتنا ہی پیدا کرتا لیکن وہ سندھ سے آگے تھا, وہ پنجاب سے آگے تھا, خیبر پختونخوا میں گیس دریافت نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ بلوچستان سے اتنی گیس نکل رہی ہے, اگر ہم نے ان کو 12.5% رائلٹی بنتی ہے. یہاں پر مفتی صاحب نے بات کی, وہ شاید تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں تمام میڈیا میں ایک ہمیشہ ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ نواب اکبر خان مفتی رائلٹی لیتا ہے.
जो ये रॉयल्टी की रकम है, सरदार और नवाब कहा जाता है, ये रॉयल्टी की रकम पे सारा झगड़ा है। तो मैं 2004 से बैठता था, मैंने कहा खुदा को मानो, पढ़े लिखे लोगों, रॉयल्टी जो है वो आइन के आर्टिकल 161 के तहत वो सूबों को जाता है। वो कैसे जाता है, रॉयल्टी तय कैसे किया जाता है? रॉयल्टी तय किया जाता है जब आप माइन की, मिनरल की या गैस की कीमत का तयन करें। जब नीफा को सारे इख्तियारात मिल गए उसकी कीमत के तयन का, उसके एग्रीमेंट के तयन का, मैं ये सूबे की बात कर रहा हूँ, बड़े जिस तरह बलूचिस्तान में 2 कंपनियां बनाई, जब उसकी तयन का इख्तियार उसको मिल गया, तो उसकी मर्जी है वो बलूचिस्तान के लिए क्या कीमत तयन करे। उन्होंने क्या किया, 1955 से लेकर 2007 या 8 तक नवाब अकबर खान मुफ्ती की शहादत के बाद ये मजबूर हुए, क्योंकि वो फैक्ट्स हम सामने ले आए। बलूचिस्तान की गैस की कीमत वेल एड प्राइस जिसको कहते हैं, वो 22 रुपए पर MCF था, मिलियन क्यूबिक फुट, 22 रुपए MCF। अभी आप पूछ रहे होंगे MCF क्या है? अच्छा, पंजाब से जो गैस निकलती है, एक छोटा कुआं पंजाब में, वो भी बलोच इलाकों में डेरा गासान के करीब है, उधर से गैस निकलती थी, लेकिन क्योंकि उसकी रॉयल्टी फिर पंजाब या लाहौर में जाना तो डेरा गासान में वालों को नहीं मिलती। रॉयल्टी सूबे को मिलती है, किसी जिले को, सरदार को, नवाब को नहीं मिलती। तो वो उन्होंने क्या किया, जब पंजाब से गैस निकला, उन्होंने कहा भाई बल्ले बल्ले, हमारी गैस है, इसकी कीमत खरीद क्या है, 270 रुपए पर MCF। 22 रुपए ज्यादा है 270? कौन सा ज्यादा है? मुझे हिसाब आता है, चल नहीं आता। 22 ज्यादा है। पाकिस्तान में वो 22 को ज्यादा समझते हैं 270 के मुकाबले। तो 270 रुपए पर MCF उनकी कीमत खरीद मुकर्रर कर दी गई कि कुएं से निकलेगा, कट करो कितना है, 270 रुपए। बलूचिस्तान की आई हीटिंग वैल्यू गैस, अब ये जो टेक्निकल चीजों को समझते हैं एनर्जी को, एक होता है लो हीटिंग वैल्यू गैस, एक होता है आई हीटिंग वैल्यू गैस। कोयला के कारोबार से मुंसलिक जो हमारे रेकी साहब है वो जब समझते हैं, कुछ कोयला की कीमत मार्केट में सस्ती है, कुछ की महंगी है, कुछ का जो है हीटिंग वैल्यू ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है। जो बलूचिस्तान से निकलने वाली आई हीटिंग वैल्यू गैस है वो 22 रुपए पर MCF जो है वो मुकर्रर कर दी गई। तो बलूचिस्तान को 2000 यानी 1955 से लेकर 2007 तक 22 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी मिलती गई। अब आप बताएं आपका कितना नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा बलूचिस्तान की गैस की कीमत खरीद भी कम रख दी गई। बलूचिस्तान को तकरीबन इस दौरान जो सब्सिडीज दी गई, हमारा वैलेट प्राइस कम कर दिया गया, बलूचिस्तान को 7,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 7,000 अरब रुपए अगर बलूचिस्तान को मिलते, आज बलूचिस्तान की GDP ओमान के, UAE के और कतर के तो बराबर नहीं होता, कतर का रिसेंटली हुआ है, मलेशिया के बराबर होता आपकी GDP क्या है पता है आपको? पर कैपिटा GDP नहीं होगा पता, सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा। पर कैपिटा GDP सालाना आमदन बलूचिस्तान के लोगों की $1,200 है, जबकि ओमान में जो है $12,000, $13,000 है। मलेशिया में, ओमान में या जो गैस और तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, तो आपकी पर कैपिटा GDP आज गुर्बत खत्म हो चुका होता, तालीम की शरह 100% हो चुकी होती, यूनिवर्सिटियों का जाल पिट चुका होता, काली सड़कें हर तरफ फैली हुई होती, गैस की पाइपलाइनें जा रही होती, बिजली के ट्रांसमिशन लाइन होते, अंधेरा का खात्मा होता। तो बलूचिस्तान की सारी तरक्की, बलूचिस्तान की जो तरक्की का गला घोंटा गया वो इसी तरह टेक्निकल एक्ट्स, लॉज और लेजिस्लेशन के जरिए से किया गया। तो अभी भी बलूचिस्तान की जो गैस की कीमत खरीद है 22 रुपए से ले आए, 70 रुपए पे ले आए, अभी तक बलूचिस्तान को गैस की कीमत खरीद वो पूरी नहीं मिल रही, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा बलूचिस्तान। अब अगर आप मीफा को बलूचिस्तान के, अब ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं, सिर्फ बात ये जो शाह साहब ने कहा कि उन्होंने डिफाइन क्यों नहीं किया है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। ट्रम्प साहब किसी को 2 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं, उसका सबसे बड़ा मौसम एलन मस्क। यह ऐसा नहीं, एलन मस्क को जानते हैं आप ना, ये जो ट्विटर को एक्स का मालिक है, टेस्ला कार बनाया, उसने जितना चंदा उसने दिया होगा, पाकिस्तान अपनी सारी दौलत दे दे, इतनी चंदा उसको या नहीं दे सकता जितना एलन मस्क ने उसके इलेक्शन कैंपेन में जो है उसके साथ खर्च किया। लेकिन एक छोटे से टैक्स के इशू पर एलन मस्क और उसकी जो है नाराजगी हो गई, अब एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक्स का इस्तेमाल छोड़ दिया, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। क्यों? मुफादात।
जब आपको कोई दावत पे बुलाता है, कोई खाने पे बुलाता है, कोई आपको चाशनी देता है, कोई मिठास देता है, उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। दुनिया के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है, मेटालिक मिनरल्स की नहीं। मेटालिक मिनरल्स तो आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, और दातें हो सकती हैं। तो बाकी जो है नॉन मेटालिक, ये जो हमारा संगमरमर है, रेत है, ये जिंक वगैरह, ये नॉन मेटालिक में आ जाती हैं। तो जो आपके पास दुनिया के पास इस वक्त यूक्रेन से लेकर, रशिया से लेकर, चाइना से लेकर, और ये आपका जो बलोच पख्तून इलाका है जिसको पाकिस्तान का पसमानदा तरीन और गरीब तरीन इलाका कहा जाता है, दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं इन इलाकों में मौजूद हैं। रेयर अर्थ यानी अंग्रेजी में उसको कहेंगे कि जो नापैद जो है दातें दुनिया के अंदर, ये पैदा नहीं होती, बहुत मुश्किल से। चीन के अंदर हैं, से रॉकेट बनाए जाते हैं, ड्रोन बनाए जाते हैं, जहाज बनाए जाते हैं, खला में पहुंचा जा सकता है, चांद और मरीख में घर बनाए जा सकते हैं, वो इस रेयर अर्थ मिनरल के जरिए से। चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, जब चीन और अमेरिका का आपस में तसादुम और टकराव हुआ तो उन्होंने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी और अमेरिका को जो है उसकी एक्सपोर्ट रोक। तो इसीलिए अमेरिका मजबूर हुआ फिर दोबारा चीन के साथ, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रेयर अर्थ मिनरल्स की कुछ अफ्रीकी ममालिक में होती है, चीन में होती है, या अगर दुनिया में और भी माइंस हैं तो उस पर चीन का बड़ा असर वसूल है। तो इसीलिए यूक्रेन की जंग के हवाले से भी आपने जिस तरह मेरे ख्याल में लाला ने कहा, जिक्र किया यूक्रेन का, तो बलोचिस्तान के हवाले से आप लोगों ने शायद फॉलो नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से इनका नाम एक दफा भी अमेरिका में इंटरव्यू में नहीं लेते। मैंने उनके 12 मिनट का इंटरव्यू अंग्रेजी में देखा, उसमें 4 दफा बलोचिस्तान का जिक्र आया। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है, पहले इस्लामाबाद में भी बलोचिस्तान का नाम नहीं लेता था, अंग्रेजी चैनल पर इनके मुंह से 4 दफा बलोचिस्तान बलोचिस्तान बलोचिस्तान। We have vast parts of Balochistan, we have energy resources in Balochistan, we have rare energy resources, ऐसे जैसे भैया बाओ जिसने खरीदना है ले जाओ, माले गनीमत पड़ी हुई जो भी जाता है। और फिर उससे बढ़कर ये जो इसमें जल्दबाजी की गई, हम इस वफाक के अंदर आइन और कानून के तहत अपनी हक के मिल्कियत पर मुकम्मल दस्तबरदारी या उसे दस्तबरदारी नहीं कर सकते, बल्कि अपनी दस्तरस पे रहकर हम वफाक के साथ बात करने के लिए तैयार हैं और 18वीं तरमीम उसका हिस्सा था। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई माल गनीमत समझ ले। जो मार्च में जल्दबाजी की गई, आप लोगों ने शायद सरफराज मुफ्ती साहब का असेंबली में एक तकरीर भी सुनी थी कि मेरे माइंस एंड मिनरल का मिनिस्टर, जिसको माइंस एंड मिनरल के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, मैं आपको अल्फिया बताऊं, माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर को जिसको पता भी नहीं होगा कितने सवाल पर मुश्तमिल है ये, वो इसको डमी सा मिनिस्टर बना के पीछे चला कोई और रहे हैं, तो उसको कहा, और ये चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मेरे मिनिस्टर ने कहा हम इसको जल्दी करते हैं। क्यों? इसलिए कि अप्रैल में जो है 2025 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल फोरम करने जा रहा था। किस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत? जिसका जिक्र मैंने आपको SIFC का कहा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छी बात है, पाकिस्तान तरक्की करे, SIFC का विजन बलूचिस्तान के मफादात के साथ उसको अलाइन करें, बलूचिस्तान की जीनियन जायज सियासी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बलूचिस्तान के लोगों को पेड़ बकरियां समझे और अपनी मर्जी से कानून साजी करें, कानून बनाएं और उसके बाद कहें कि हम आपको जो है मोर सख्त करें आपके ख्वाहिशात पर। ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने उस फोरम से पहले दुनिया को यह दिखाने के लिए कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी माइंस और मिनरल्स हैं उनका कंट्रोल और वफाकी हुकूमत के साथ है। अगर इस्लामाबाद में मिनरल फोरम हो रहा है तो किसी को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है ये ड्राफ्ट किसने किया है? ये ड्राफ्ट उस कंपनी ने किया है, उस लॉ फर्म ने किया है जो रेको दिक्का लॉ फर्म है, मैकेंजी। इन्होंने बैठ के इसको ड्राफ्ट किया है। ये इस्लामाबाद में, क्वेटा में हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, किसी ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया है। किसी चीज में आपकी ओनरशिप नहीं है। कानून बनाने में, आइन बनाने में आपकी ओनरशिप नहीं है, आपकी मिल्कियत नहीं है, आपका खून पसीना शामिल नहीं है। आप समझते हो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा आपके ख्याल में? तो ये कानून ही जो जिन लोगों ने बनाया वो अपने मफादात को मद्देनजर रखे। उन्होंने इस पे ऊपर जो टाइम ज़ाया किया, मेहनत की, खून पसीना बया, सारी रात बैठ के लिखते रहे। हाकिम और हासिब और कानूनाइजर्स भी कोई जाहिल लोग नहीं होते, वो बड़ा टेक्निकल काम करते हैं, हमारी तरह दबगूस वाला नहीं करते। वो बड़ा अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक खून पसीने से 140-50 सफ़े का उन्होंने बनाया और इससे मंजूर करवाया। और ये सिर्फ अब इस पर अमल दरामद के लिए
उनको बलूचिस्तान में और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए। कोई इसकी मुखालफत में बोले ना, कोई इसके बारे में बात ना करे, कोई इसके बारे में शहूर ना फैलाए। वो फैलाएगा तो उसके खिलाफ FIR होगा। बलूचिस्तान में इस वक्त, शायद इसके कंटेक्स्ट में जिक्र नहीं हुआ, बलूचिस्तान में इस वक्त 2000 अफराद जो हैं वो 4th शेड्यूल में उनके नाम डाल दिए गए। जिस आदमी को अपना नाम लिखना आता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, खारान से लेकर, लोग तो डर के मारे बोलते नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में 110, 120, 140 हमारे जिलों में बिचारों में गुर्बत के बायस है ही क्या, जो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कोई अगर 2-4 मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं, वही 100-150 ही लोग होते हैं। सबको 4th शेड्यूल में डाल दिया गया। जो मुलाजमीन हैं उनके डिपार्टमेंट में इंक्वायरियां शुरू कर दी गई, सस्पेंड कर दिया गया। बैंक अकाउंट्स उनके मालूमात करके उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, फिर दोबारा इस फोरम पे चैलेंज करता हूं कि हुकूमत बलूचिस्तान का जो भी जिम्मेदार शख्स आता है मनाजरा करे, उसके लिए तैयार है कि आपने बलूचिस्तान के लोगों की जुबानबंदी के लिए क्या तरीकेकार किया। इस वक्त अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से बराह रास्त कंट्राडिक्ट करता है। देखिए, आर्टिकल 172(3) का मैंने आपको बताया कि वो बराह रास्त इख्तियार 2, 3 और 172 वो मादनियात के इख्तियार सूबे को देता है, बात इसी पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 161 उसका सबसेक्शन 1B वो रॉयल्टीज के बारे में बात करता है। तो रॉयल्टीज का इख्तियार जब आप ले लेंगे तो मेरे कीमत और मेरे खरीद, जिस तरह मेरी बकरी अगर मंडी में जाएगी, आप कहेंगे क्यों बलूचिस्तान से घास खा के आया है, इसको हम 5000 रुपए में लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो घास है वो बहुत महंगा है, हमारा जो बकरी घास खा के आया है उसकी कीमत 25,000, वो हमारी बकरी का, हमारे मादनियात की कीमत खुद मुतयन करेगा। तो हम रॉयल्टीज में ये 161 के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये हमें कहते हैं कि आप आईन और कानून के दायरे में बात करें, इसीलिए हम कहते हैं कि आईन और कानून के दायरे में हम बात कर रहे हैं। आप भी आईन और कानून के दायरे में बात करें। आप क्यों FIR काटते हैं, आप क्यों जेलों में डालते हैं, आप क्यों लोगों को लापता करते हैं, आप क्यों 4th शेड्यूल में लोगों को डराते हैं? है ना, आईन और कानून के तहत हमारे साथ मुनाजरा करें, हम आपके साथ हो। आर्टिकल 142, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 10, आर्टिकल 25, वक्त की कमी से मैंने आर्टिकल्स के नाम लिए, इनको देखें फिर इस्लाह को देखें, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कंट्राडिक्ट करते हैं। और ये अच्छी बात है कि अदालतों में ये केस दिया है, इन्हीं बुनियादों पर हम, हमारी पार्टी के दोस्त सर मेहनत साहब, बाकी लॉयर्स, वो इसको इन्हीं बुनियादों पर इसको प्लीड भी करेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है, किसी के हाथ में बंदूक नहीं है। अरबियों की एक कहावत है, मैं इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूँ। अरबियों की कहावत है, कहता है अगर आप दो जंगजुओं की शमशीरों को, अगर दो जंगजुओं को शमशीरों को कहते हैं शमशीर जनी बंद करें, कम से कम उनको जुबान जनी की इजाजत दें। जुबान जनी मीन गुफ्तगू की, मकालमे की, बहस की, तमीज की, मनाजरे की इजाजत दे दें। आप लोगों से बहस करने की, मुबाहिसे करने की, आईन और कानून के तहत बात करने की, अदालतों के रास्ते बंद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जी बंदूकें भी आप अपनी जो है वो म्यान में रखें या बंदूकें नीचे रखें। तो आप क्यों ही तो एक रास्ता बलूचिस्तान के अंदर बात गुफ्तगू के छोड़े। वक्त की कमी है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई होगी कि जो इसका जो माइंस एंड मिनरल एक्ट, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का जो वायदा, ये तमाम उसको हम कौमी हक के हाकिमियत, कौमी वसाइल पर अपनी मिल्कियत और दस्तरस के नुक्ते नजर से देखते हैं। इसको हम जो है बिल्कुल उसमें अपने, जब ये आपकी मिल्कियत होगी तो उसमें शाह साहब के मुफादात, बैराम साहब के मुफादात, बैरोज साहब के मुफादात, जो भी माइंस ओनर्स हैं उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। पहले अगर उसकी खुदा न खास्ता मिल्कियत सूबे से चली गई, फिर आपके छोटे छोटे हमारे किसी के भी माली और माशी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। थैंक यू, वस्सलाम।